स्टेट तो मैंने आपको कहा था कि रिएक्ट की दो चीजें बैकबोन है, स्टेट एंड प्रॉप्स। इसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। तो आज जो हम फॉर्म हैंडलिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो फॉर्म हैंडलिंग में भी स्टेट्स एंड प्रॉप्स ही यूज होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पे लेट मी कीप दिस, let me close everything that is not needed and collapse everything and just straight away go to the page which you are going to work with। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कॉन्टेक्ट अस। इसको थोड़ा सा मैं स्टाइल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बूटस्ट्रैप लगी हुई है, तो मैं इसको कंटेनर में डाल देता हूँ। दैट्स इट। और अब हम सबको पता है कि जो बूटस्ट्रैप में बहुत सारे कंपोनेंट्स बने बनाए पड़े होते हैं। क्योंकि हमारा एचटीएमएल का कोर्स नहीं है, तो इसलिए हम वहां से क्या करेंगे, फिलहाल कॉपी पेस्ट करेंगे जो डिजाइन एलिमेंट्स है, ठीक है। सो लेट मी गो टू द बूटस्ट्रैप्स वेबसाइट और यहाँ पे जाके डॉक्स में जाके यहाँ पे फॉर्म्स के एरिया में जाके फॉर्म कंट्रोल्स में जाएं और बल्कि लेआउट्स में जाएं और यहाँ पे बना बनाया कोई एक फॉर्म पूरा उठा लें। बेसिकली हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस के पेज बनाना है। तो हम सपोज करते हैं जी कि कॉन्टेक्ट अस के पेज पे ये वाला फॉर्म हमें चाहिए, ठीक है। हम साइन इन वगैरह को रिप्लेस करके अपनी मर्जी की चीज बना लेंगे। सो लेट्स सी, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा तो आपको पता है क्या होगा, कुछ एरर देगा। वो किस वजह से देगा, क्योंकि JSX में अनपेयर टैग्स नहीं हो सकते, लिहाजा रिमूव ऑल दोज अनपेयर, नॉट रिमूव, फिक्स दोज इश्यूज। एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है। इसको मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आई बी क्विकली डूइंग इट। सो ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना हो सकती है, ठीक है। ये एक इशू फिक्स हो गया। कंट्रोल A फॉर सेलेक्ट, कंट्रोल KF, इससे फॉर्मेटिंग होती है। ये जो आगे पीछे इंडेंटेशन डिस्टर्ब हुई होती है ना कॉपी पेस्ट से, तो कंट्रोल A सेलेक्ट करके K और F से ये फॉर्मेट हो जाता है। और अब अगर आप जाके इस कॉन्टेक्ट अस के पेज को देखेंगे तो इट वुड लुक लिटिल डिफरेंट। और अगर आप इंस्पेक्ट पे देखें, इट्स ऑलवेज गुड कि आप हर काम करने के बाद एक दफा देख लिया करें कि जो भी एरर्स वगैरह हैं उनको फिक्स कर लिया करें, ताकि बाद में जब एरर ज्यादा हो जाते हैं तो वी माइट गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज हाउ मेनी। एक तो ये कह रहा है जी कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी फॉर। ये फॉर का मतलब ये है कि आप इस पूरे कंपोनेंट में, ये देखें फॉर आ रहा है बहुत सारी जगहों पे, ये भी फॉर आ रहा है, फॉर आ रहा है। तो आपको पता है कि जो भी जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है वो आप JSX में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फॉर कीवर्ड था, क्लास कीवर्ड था, बहुत सारे, तो आप इनको रिप्लेस करेंगे। तो जो फॉर है उसको आप रिप्लेस करेंगे किसके साथ, पहले तो आप ये कहेंगे कि आप इस पूरे कंपोनेंट में ढूंढो फॉर इक्वल्स टू, ये जितने भी हैं, फॉर 1 2 3, कितनी अकरेंसेज हैं, 8। और उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, HTML फॉर इक्वल्स टू। जहां जहां फॉर है वहां वहां क्या कर दो, HTML फॉर कर दो और रिप्लेस इट। ऑल द रिप्लेसमेंट्स आर डन। इफ वी रिफ्रेश इट एंड दैट एरर शुड बी गॉन। वो एरर चला गया। अब दूसरा आया इनफेक्ट वार्निंग, वो क्या है जी, क्लास को रिप्लेस करो किससे, क्लास नेम से। एंड आई विल बी डूइंग सेम थिंग। क्लास कितनी अकरेंसेज हैं, 28। और इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, क्लास नेम से रिप्लेस करूंगा। आई विल बी हिटिंग दिस, इट्स डन। लेट मी कम बैक, रिफ्रेश एंड दैट इज गॉन। और अब ये कह रहा है कि यूज द डिफॉल्ट वैल्यू और वैल्यू प्रॉप इन द सेलेक्ट इंस्टेड ऑफ सेटिंग द सेलेक्टेड एन ऑप्शन। इसका मतलब, अच्छा एरर बाज़ बड़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है। अभी वो कह रहा है कि जी ये इशू किस में है, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट है किसका, ऑप्शन का या सेलेक्ट बॉक्स का। तो हमें ड्रॉप डाउन तो चाहिए ही नहीं फिलहाल, तो हम इसको इंटायरली रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि पहले ये ड्रॉप डाउन आ कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है जी स्टेट के लिए, ठीक है। सो लेट मी गो टू द स्टेट पार्ट, दिस वन। और इसमें ये देख रहे हैं सेलेक्टेड, वो कह रहा था ऑप्शन के अंदर जो सेलेक्टेड है आपने इसको हटाना है, इसको रिमूव कर दें। इफ यू कम बैक टू रिफ्रेश इट, ऑल द एरर्स आर गॉन। अब आपको यहाँ से जो नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ जी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और एड्रेस वगैरह नहीं चाहिए, सिटी चाहिए और मैसेज के लिए टेक्स्ट एरिया चाहिए, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस वन। इसको मैं कह देता हूँ जी कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे मैं लेबल, आईडी और नेम ये सारे सेम दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह दूँ जी कि फुल नेम, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, फुल नेम। आपको पता है कि आईडी कोशिश करें आप स्पेसेस के साथ ना दें, क्योंकि इसे बाद में आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी टारगेट करना होता है। तो ये टेक्स्ट आ गया। और ये जो कंटेनर है या रो है,
इसको आप py दे दें ताकि टॉप बॉटम से पैडिंग ले ले, ये थोड़ा सा गैप आ जाए, ठीक है जी। और उसके बाद आप फुल नेम के बाद दे दें इसको ईमेल, और यहाँ से भी और यहाँ से भी इसको भी कह दें जी ईमेल, और यहाँ पे इसको कह दें टेक्स्ट कह दें या ईमेल कह दें, बोथ शुड बी फाइन। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस नहीं चाहिए हमें, चाहिए तो लिख लें बेशक, कोई मसला नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि सिंपल एग्जांपल से समझें, बाद में हम इसको चेंज या अपडेट कर सकते हैं। ऑलवेज सिटी चाहिए, तो मैं इसको बोलता हूँ जी सिटी, दैट इज ऑल्सो सिटी एंड दैट इज सिटी, दैट इज टेक्स्ट एज वेल। स्टेट नहीं चाहिए क्योंकि कॉन्टेक्ट अस पेज में मतलब आपको सारी डिटेल बताने की जरूरत एज सच नहीं पड़ती। और यहाँ लास्ट में आपको चाहिए चेक बॉक्स, वी डोंट नीड दिस टू, तो हमें यहाँ पे एक और चीज चाहिए होगी जिसे हम क्या कह लें, टेक्स्ट एरिया कह लें। तो वो हमें यहाँ से कहाँ से मिलेगा, ये है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। सो आप यहाँ से सेपरेटली टेक्स्ट एरिया उठा लें, दिस वन टेक्स्ट एरिया, इसको उठाएं क्योंकि मैसेज के लिए यू नीड अ कंपैरेटिवली लॉन्गर टेक्स्ट, सो दैट्स व्हाई के कंट्रोल ए के एफ टू मेक इट अ फॉर्मेट। सो message and that's going to be message, इस क्लास को कर दें क्लास नेम, और इस फॉर को कर दें HTML फॉर, और इस क्लास को भी कर दें क्लास नेम। दैट्स सो फार सो गुड, ठीक है जी। सो हम ये जो ओवरऑल सारा फॉर्म है ना, इस फॉर्म को हम करते हैं W50 ताकि ये हाफ पेज पे आ जाए। ओके, W5 नहीं है बल्कि W50, ये हाफ पेज पे आ गया। और फिर हम इसको भी 666 के बजाय इसको भी 12 कर देते हैं, इसको भी 12 कर देते हैं, इसको भी 12 कर देते हैं, जस्ट हमारी कन्वीनियंस जैसे है। हम अभी ये फुल नेम हो गया, ये ईमेल हो गया, ये सिटी हो गया और ये मैसेज हो गया। नाउ साइन इन की जगह इसे कह दें जी कि सेंड अ मैसेज, दैट्स परफेक्ट, और दैट इज परफेक्ट। अब जरा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आपने जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज ये है जी कि हम ये चाहते हैं, नॉर्मली होता है कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाते हैं, तो आपको ये जो फॉर्म मिला हुआ है, इस पे जो चीज भी आपको एंटर करनी है, सेंड अ मैसेज पे क्लिक करते हैं तो ये सारा कुछ उठ के सारा डाटा कहाँ पे भेजना है, हमें सर्वर पे भेजना है ताकि डेटाबेस में सेव हो सके और जो भी इस वेबसाइट का ऑनर है या एडमिन है उस तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। रिएक्ट पार्ट अभी हम बैकएंड पार्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने बैकएंड पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो कर लेंगे। अभी के लिए हमारा एजेंडा ये है कि हम जो भी यूजर टेक्स्ट फील्ड में डाटा एंटर करे, हम उस डाटा को कैप्चर करके किसी वेरिएबल में सेव करें, और इसमें जो एंटर करें वो भी किसी वेरिएबल में सेव करें, इसमें जो एंटर हो वो भी वेरिएबल में सेव करें, और इसमें यानी तमाम इनपुट फील्ड्स का डेटा किसी वेरिएबल में सेव करें, और फिर उस वेरिएबल को एक फंक्शन के जरिए क्या कर दें, सबमिट कर दें। तो एजेंडा ये है कि मैं अभी फिलहाल के लिए क्या करूंगा, जो भी यूजर इनपुट देगा मैं वो सारा का सारा इनपुट उठा के कंसोल पे डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। लेट मी फिक्स दिस एरर, अभी भी कहीं क्लास रहती है एक। सो क्लास मैसेज में नहीं है, ओके ये दिस वन क्लास नेम, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जब एंटर करूंगा, एंटर करके मैं सबमिट करूंगा, तो आई शुड एक्चुअली बी एबल टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये आपको पता है HTML का बाय डिफॉल्ट वैलिडेटर चल रहा है, मैंने चूंकि इनपुट टाइप ईमेल रखी है, ठीक है। आई डोंट हैव टू मेक इट एन ईमेल, मैं इसको फिलहाल टेक्स्ट ही कर देता हूं ताकि मैं ये वैलिडेशन खुद परफॉर्म करनी है रिएक्ट के केस में। तो अभी क्या हो रहा है, जरा डिफॉल्ट बिहेवियर देखिए। जो ही मैंने सब कुछ एंटर करने के बाद सेंड अ मैसेज पे क्लिक किया, आपने देखा है ये पूरा पेज रिफ्रेश हुआ। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कल के एंकर टैग जब भी आप लिखते हैं तो एंकर का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, वो रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है। वेरी गुड। तो लिंक क्या करता है, लिंक अंदरूने खाना रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजने को प्रिवेंट करता है। अल्टीमेटली रेंडर में भी टैग करता है लेकिन वो कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है और रिक्वेस्ट को सर्वर से भेजने में
प्रिवेंट करता है। अब ये जो काम मैंने किया है ना, बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, जब भी आप HTML में फॉर्म टैग इस्तेमाल करते हैं और उस फॉर्म टैग के अंदर कहीं भी सबमिट का बटन होता है, ऐसा बटन जिसकी टाइप क्या होती है, सबमिट होती है, तो इस बटन के क्लिक पे ये पूरा का पूरा फॉर्म सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है। ये हमेशा याद रखिएगा, एनी फॉर्म टैग इनसाइड एन HTML with the type submit button will send the request to the server. This is the default behavior. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जितना भी मैं डेटा यहाँ पे कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो माई दिस रिक्वेस्ट विल बी गोइंग टू द सर्वर, और सर्वर से वापस होकर ये पेज आ रहा है। अब आप कहेंगे जी यहाँ तो सर्वर है ही नहीं, तो ये लोकल सर्वर की बात हो रही है। जब आप इसे ज़ाहिर है डिप्लॉय करेंगे तो वो किस सर्वर पे जाएगी, रिमोट सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म के इस डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करना है। अब यहाँ रिएक्ट ने कोई तरीका नहीं दिया लिंक की तरह, ठीक है, कि जी लिंक का टैग जैसे था हमने सर्वर से, तो हमने यहाँ मैनुअली क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को सर्वर पे जाने से रोकना है ताकि ये पेज रिफ्रेश ना हो। तो उसके लिए भी हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने बटन के क्लिक पे, या बटन के क्लिक पे भी एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और फॉर्म के सबमिट होने पे तो मैं कहता हूं जी ऑन सबमिट। आपको पता है कि जिस तरह बटन के इवेंट्स होते हैं ना, ऑन क्लिक होता है, ऑन डबल क्लिक होता है, जिस तरह बाकी इवेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लोड्स के होते हैं, कुछ विंडो के इवेंट्स होते हैं, इस तरह फॉर्म के भी कुछ इवेंट्स होते हैं। उनमें से एक इवेंट क्या है, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट का मतलब ये है कि अच्छा, ये ऑन सबमिट तब काम करता है जब आपके इस पूरे फॉर्म में कहीं ना कहीं सबमिट टाइप का बटन हो। तो मैंने कहा जी जब ये फॉर्म सबमिट हो तो क्या करो, एक फंक्शन कॉल कर लो जिसे मैं क्या बोलूंगा, हैंडल, कुछ भी बोल दें, हैंडल सबमिट, दैट्स इजी टू रिमेंबर। तो मैंने हैंडल सबमिट किया। अब ये फंक्शन कहीं डिफाइन नहीं है तो मुझे एरर देगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रिटर्न से पहले हैंडल सबमिट का एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक, और अगर मैं इसमें अब लॉग करके दिखाऊंगा आपको, ये फिर भी जस्टिफिकेशन दूंगा, हेलो फ्रॉम इनसाइड द सबमिट, और अब मैं रिफ्रेश करूंगा, लेट्स सी, अब मैं रिफ्रेश करूंगा और फिर यहां से मैं करूंगा तो आपने देखा है वो यहां लिखा नजर आया 1 मिनट के लिए, हेलो फ्रॉम द सबमिट, और वो गायब हो गया। अगर दोबारा यहां पे देखें, कैन यू सी दिस, ये क्यों, क्योंकि कंसोल कहां पे आ रहा है, क्लाइंट पे आ रहा है। जो ही मैंने सबमिट का बटन प्रेस किया तो उसने कंसोल ब्राउजर पे शो किया और रिक्वेस्ट को फौरन कहां भेज दिया, यानी मैसेज कंसोल पे शो किया और रिक्वेस्ट कहां भेज दी, सर्वर पे। सर्वर से पेज दोबारा रीलोड होकर वापस आया तो कंसोल तो गायब हो गया ना, पेज दोबारा लोड हुआ सर्वर से वापस आके, तो वो कंसोल मैसेज इसलिए क्या हो जाता है, जर्क से अपीयर होकर गायब हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस बिहेवियर को, जो कि फॉर्म का बिहेवियर है, इसको सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने से प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए याद रखिएगा, जब भी आप कोई इवेंट हैंडल करते हैं ना, तो आपको उस इवेंट हैंडल के फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट मिलता है, आप उसे इवेंट या स्टैटिक इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक इवेंट बोलते हैं उसको। तो आप इसे ई में रिसीव कर लें, इवेंट कह दें, इसे एबीसी कह दें, कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं। ये जो पैरामीटर है, ये जो हम यहाँ आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हैं, ये कौन भेजता है, जो भी ऑन क्लिक भी भेजता है, ऑन डबल क्लिक भी भेजता है, ऑन जो भी आप इवेंट परफॉर्म करते हैं ना, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ लॉग करके दिखाऊं आपको, लेकिन लॉग दिखेगा नहीं, वो जर्क मार के गायब हो जाएगा, तो आपको क्या पता लगेगा ई के अंदर क्या है। तो अभी दिखाता हूं, उसका एक तरीका है। इस ई के अंदर जहां बहुत सारी चीजें हैं, वहां एक चीज होती है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये नॉर्मल प्लेन वलीना जेएस में भी होता है कि अगर आपने किसी फॉर्म की सबमिशन को सर्वर पे डायरेक्ट भेजने से रोकना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। लफ्ज प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब ही पता है आपको, कि इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको क्या कर दो, प्रिवेंट कर दो। तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, रिक्वेस्ट को कहां भेजेगा, सर्वर पे भेजेगा। अब अगर मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करके इस पे क्लिक करता हूं तो इट्स नथिंग, ये सर्वर को रिक्वेस्ट को सर्वर पे नहीं भेज रहा। और अब अगर मैं यहाँ पे लॉग करके दिखाऊं आपको, तो इट विल स्टे एट द क्लाइंट साइड व्हिच विल बी द इंडिकेशन दैट आई हैव सक्सेसफुली प्रिवेंटेड दिस फॉर्म रिक्वेस्ट टू गो टू द सर्वर। अब जितनी दफा करूंगा, इट विल लॉग दिस रिक्वेस्ट राइट इनसाइड द ब्राउजर, रिक्वेस्ट मेरे ब्राउजर से बाहर नहीं गई। ठीक होगी बात। तो पहला काम मैंने ये कर लिया जी।
तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ई में क्या है। अगर मैं लॉग करके दिखाऊं, क्योंकि पहले तो ई टिकना ही नहीं था उसने, तो इस ई के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बार बार काम आएंगी, हमें यूज करनी है। देख रहे हैं आप, बबल्स, कैंसिलेबल्स, करंट टारगेट, डिफॉल्ट प्रिवेंटेड, इसकी इवेंट फेज वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। इवन इनको भी एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो वैसे ही अब समझ नहीं आनी आपको, जब तक आप इनको कोई प्रैक्टिकल यूज केस नहीं देखेंगे, तो इनको एक्सप्लेन करना जो है वो फजूल है। जिसको जावास्क्रिप्ट पता है उसको थोड़ा बहुत पता होगा इवेंट बबलिंग क्या होती है, इवेंट कैप्चरिंग क्या होती है। पता है बबलिंग का? नहीं पता, ठीक है, छोड़ दे। तो ये काम हो चुका। अब मैं, ये तो मैंने सिर्फ क्या किए है, फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट किए। अब मुझे करना ये काम नहीं है, बल्कि मुझे पहले ये काम करना है कि मैं यहाँ पे जो कुछ भी एंटर करूं उसको मैं कहाँ कैप्चर करूं, किसी वेरिएबल में। यानी पहले इस वैल्यू को कैप्चर करूं और फिर उसे किसी वेरिएबल में सेव करूं। तो इस काम के लिए पहले तो ये करना है कि मैं ये करूंगा कि यार जो बंदा भी यहाँ कुछ लिखे ना, तो इसका मतलब है कि मैं ये जो टेक्स्ट फील्ड्स है ना, हमेशा टेक्स्ट बॉक्सेस, उनकी उनका एक फंक्शन होता है ऑन चेंज का। ऑन चेंज का मतलब फंक्शन नहीं कह सकते, बल्कि इवेंट हैंडलर कह लें या इवेंट लिसनर कह लें। जैसे ऑन सबमिट फॉर्म का इवेंट लिसनर है या इवेंट इवेंट है ना, इसी तरह चेंज किसका इवेंट है? इनपुट का। कि आप किसी भी टेक्स्ट फील्ड में कोई भी चेंज परफॉर्म करें तो वो ऑन चेंज ट्रिगर होता है। ठीक। लेकिन वो ट्रिगर तो होता है, लेकिन आप उसे कैच कब कर सकते हैं? जब यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनके साथ क्या लगा सकते हैं? ऑन चेंज। तो ये ऑन चेंज कब फायर होगा? जब भी टेक्स्ट फील्ड के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, कोई वैल्यू एंटर करेंगे, कोई टेक्स्ट चेंज करेंगे, कोई ऐड करेंगे या कुछ रिमूव करेंगे, तो क्या चलेगा? ऑन चेंज। समझ आ गई बात? तो मैं इसे ऑन चेंज में क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार ये जब भी कोई चीज इसमें डाली जाए तो वो क्या कर लो, किसी वेरिएबल में सेव कर लो। क्या कर लो? किसी वेरिएबल में सेव कर लो। तो मेरे पास तो वेरिएबल ही नहीं है, तो पहले जरा वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ना जिसमें सेव करना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले जाके क्या करूंगा, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये काम तो कर नहीं सकता मैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये काम किसका है? प्लेन जावास्क्रिप्ट या वनीला जेएस। तो मुझे क्या करना है बेसिकली? स्टेट यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉन्स्ट और यूज स्टेट। और इस यूज स्टेट में मुझे बताएं कि ये यूजर का जो नाम होता है, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये इसकी कंप्लेन कर रहा है। जो फुल नेम होता है वो स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बुलियन होता है, ऑब्जेक्ट होता है या अरे होता है? स्ट्रिंग होता है ना। तो मैं यहाँ पे पहले तो कहूंगा जी, स्टेट का नेम क्या रखूंगा? फुल नेम। और इसका सेटर फंक्शन, इसमें कोई एतराज तो नहीं है ना? और इसकी इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग क्यों रखी है? क्योंकि मुझे पता है कि आने वाली फाइनल वैल्यू क्या होगी? स्ट्रिंग ही होगी। इसी तरह एक स्टेट वेरिएबल इसके लिए, दूसरा स्टेट वेरिएबल इसके लिए। तो जो ईमेल है वो भी किस फॉर्म में होगी? स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा? ईमेल। और यहाँ पे क्या करूंगा? सेट ईमेल। दैट्स ओके। इसी तरह तीसरे में देखें, सिटी, ये भी क्या होगा? स्ट्रिंग ही होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सिटी। और यहाँ पे क्या कर दूंगा? सेट सिटी। और आखिरी मैसेज, मैसेज भी क्या होना है? ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही होनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैसेज। ये गौर से सुनना है क्योंकि इसके बाद मैंने आपसे इसको इम्प्रूव करवाना है। सेट मैसेज। तो मैसेज भी क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगी। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी यूजर यहां कोई चेंज परफॉर्म करे तो क्या ट्रिगर कर दो? ऑन चेंज। तो ऑन चेंज क्या करता है बेसिकली? कोई भी चेंज जो उस टेक्स्ट बॉक्स में अकर होती है उसको लिसन करना शुरू कर देता है। तो मैं कहता हूं जब भी कोई चेंज अकर हो तो आप एक फंक्शन कॉल कर दो, हैंडल। ये कन्वेंशन है कि आप नॉर्मली जो इवन हैंडल लगा रहे हैं उसको उसके पीछे हैंडल लगा दें। जैसे सबमिट है तो मैंने क्या लगा दिया? हैंडल सबमिट। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप जो मर्जी नाम इसको दे दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैंडल चेंज तो कहीं डिफाइन नहीं है, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? यहाँ डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी? हैंडल चेंज दिस 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 एंड दिस। और यहाँ पे इसको लगा देता हूँ जी कॉन्स्ट। जिसको नहीं पता कि ये कॉन्स्ट क्यों लगा रहे हैं, नॉर्मली जब आप किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब है इसमें जो एक दफा वैल्यू आप असाइन कर देंगे वो दोबारा चेंज नहीं करेंगे आप। दैट्स सपोज टू बी कांस्टेंट।
लेट में आप किसी वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, यानी लेट आपने लिखा जी लेट नेम, तो लेटर ऑन उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं आप, रीअसाइन कर सकते हैं। खैर, वॉर भी हो सकता है, लेकिन वॉर का और इन तीनों का स्कोप का डिफरेंट है। वॉर ग्लोबल स्कोप के लिए इस्तेमाल होता है, लेट और कॉन्स्ट बेसिकली ब्लॉक स्कोप के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी भी कोड ब्लॉक के अंदर। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक काम करूंगा, आपको लॉग करके पहले दिखाऊंगा कि हो क्या रहा है बेसिकली। चेंज डिटेक्टेड, मैं ये चाह रहा हूं कि जब जब मैं कुछ चेंज करूं तो ये लॉग हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैंने यहाँ पे क्यू लिखा, चेंज डिटेक्टेड, फिर क्यू लिखा, चेंज डिटेक्टेड। जितनी दफा कोई चीज चेंज होगी यहाँ पे वो फंक्शन ट्रिगर होगा। हो क्या रहा है बेसिकली, ये इनपुट बॉक्स के साथ मैंने एक इवेंट बाइंड कर दिया, कौन सा वाला, चेंज का। और मैंने कहा जब भी कोई चेंज अकर हो तो आपने क्या कॉल करना है, हैंडल चेंज। जब ये हैंडल चेंज होगा तो ये इधर जाएगा और इसके अंदर जाके क्या करेगा, सिंपल कंसोल। इट्स वेरी सिंपल, ठीक होगी बात। अब मैंने ये काम अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी आप कोई भी इवेंट कॉल करते हैं, ऑन क्लिक हो, ऑन सबमिट हो, ऑन चेंज हो, ऑन ब्लर हो, तो ये साथ एक इवेंट फायर करता है, स्टैटिक इवेंट ऑब्जेक्ट फायर करता है। वो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। मैं अभी भी इसके लिए भी वही कर रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ही फंक्शन में दो सेम नेम के वेरिएबल यूज हो रहे हैं। आपको पता है ये फंक्शन डिफरेंट है, तो इस ई का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर रहेगा, और इस ई का स्कोप सिर्फ इन दोनों ईज का। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप इसका नाम चेंज कर लें, इसको कह लें इवेंट कह लें, ठीक। तो ये ऑन चेंज बेसिकली इस इवेंट को फायर करेगा। अब मैं ये देखता हूं कि ये इस इवेंट ऑब्जेक्ट में होता क्या है या आएगा क्या मेरे पास। जिस तरह ऑन सबमिट के केस में भी एस्थेटिक इवेंट मिला था, उसमें कुछ डिफरेंट चीजें थी, काफी सारी कॉमन होंगी और कुछ डिफरेंट भी होंगी। ऑन चेंज जो एस्थेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट फायर करता है, उसके कंटेंट में भी ऊपर वाले से क्या हो, डिफरेंट हो, कुछ कॉमन भी हो सकती हैं चीजें। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे देता हूँ जी इवेंट का ऑब्जेक्ट, एंड लेट्स सी, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, वापस आया, मैंने w लिखा, इट गेव मी एन इवेंट ऑब्जेक्ट, और इसने बहुत सारा कुछ दिया आपको। अभी तक जो हमें चीज चाहिए ना, देखें कुछ चीजें तो वही है, बबल उसमें भी था, कैंसिलेबल था, टारगेट था, डिफॉल्ट पेमेंटेड, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी वही है, ठीक है। हमें जो काम की चीज चाहिए फिलहाल के लिए वो क्या है, टारगेट है। और अगर आप इस टारगेट की वैल्यू देखें तो ये क्या है, वो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है कुछ, ये आप इसको पढ़ सकते हैं कि एक इनपुट है, और हैश किसको जाहिर करता है, आईडी को। एक इनपुट है जिसकी आईडी क्या है, फुल नेम, डॉट किसको जाहिर करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट है ये फायर किस वजह से हुआ, इस इनपुट में चेंज की वजह से फायर हुआ। तो इसका मतलब है कि इस स्टैटिक इवेंट का टारगेट कौन है, या ये किसको टारगेट कर रहा है, इसी इनपुट को जिसके ऊपर ऑन चेंज लगा हुआ है। अगर मैं यही ऑन चेंज किसी दूसरे इनपुट बॉक्स के लिए लगाऊंगा तो उसका टारगेट कौन होगा, वो दूसरा, एक्सक्यूज मी सॉरी, वो दूसरा इनपुट फील्ड। और अगर इसके साथ ऑन चेंज लगाऊंगा तो इसका जो एस्थेटिक इवेंट होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस वाले को। और इसका ऑन चेंज इवेंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसी को। समझ आई बात। तो इसका मतलब हर कंट्रोल जिसके ऊपर ऑन चेंज लगेगा वो एक अपना एस्थेटिक इवेंट फायर करेगा अपने टारगेट के साथ। तो मुझे बेसिकली यही चीज चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए कि इस इनपुट बॉक्स के अंदर आने वाली जो वैल्यू है मुझे वो निकाल के दे दो। तो वो कैसे निकालूंगा, इवेंट एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डॉट टारगेट। इसलिए आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसको देख के जान सकते हैं कि इसके साथ डॉट लग गया तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, टारगेट उसकी एक प्रॉपर्टी होगी। लेट्स सी नाउ व्हाट इट डज। अब ये मुझे इवेंट नहीं देगा, बल्कि जिस पे मैंने ये किया ना मुझे वही वही इनपुट देगा। आपको पता है कि HTML में टेक्स्ट बॉक्स का एक एट्रीब्यूट वैल्यू भी होता है। जैसे इनपुट टाइप है ना, क्लास है, आईडी है, ये सारे एट्रीब्यूट्स है ना। तो इसका एक एट्रीब्यूट वैल्यू भी होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखे ना लिखे, लेकिन होता तो जरूर है, वैल्यू लिख के मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, मिसाल के तौर पे 45, दैट वैल्यू शुड बी स्ट्रेट अवे इनसाइड इट। तो जब मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ तो इसका मतलब है मैं वैल्यू ले भी सकता हूँ वहां से, उस टेक्स्ट बॉक्स से। तो अब ये जो इवेंट डॉट टारगेट है ना, आपको पता है कि जब हमने कहा था डॉम मैनिपुलेशन में किसी भी
डॉम क्या करता है, एचटीएमएल के सारे एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट बना देता है। तो अगर एचटीएमएल के सारे एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट बना देता है, अच्छा अभी ये वार्निंग क्या है इसके बारे में बताऊंगा, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। तो अगर ये सारे ऑब्जेक्ट बना देता है तो मुझे बताएं कि ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो मैं यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे जो कुछ मैंने यहाँ लिखा उसने उसी इनपुट टेक्स्ट की क्या दे दी, मुझे वैल्यू दे दी। फिर मैंने यहाँ पे जो कुछ लिखा, जो कुछ लिखूंगा ये मुझे कॉन्स्टेंटली हर चेंज को लिसन कर रहा है और चेंज को डिटेक्ट करके वो वैल्यू को भेज रहा है स्टैटिक इवेंट में, और मैं उस स्टैटिक इवेंट से उस वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ या निकाल के कंसोल लॉग कर रहा हूँ। अब मुझे कंसोल लॉग तो नहीं करना, ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए किया था। मुझे क्या करना है, मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, फुल नेम के लिए एक स्टेट बना के रखी हुई है। तो मैंने कहा जी जो वैल्यू यूजर इसमें एंटर करे उसको ग्रैब करके इधर भेजो और यहां से क्या कर लो, सेट फुल नेम। स्टेट को अपडेट करने का यही तरीका है ना। और सेट फुल नेम में क्या करो, जो भी वैल्यू आ रही है कहां से आ रही है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये भी करके दिखाया है कि ये भी लॉक की थी ना यही चीज, कि जो भी वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसमें जो कुछ भी आ रहा है वो किस में कर दो, सेट फुल नेम में। तो ये सेट फुल नेम ऑब्वियसली स्टेट को अपडेट कर देगा। अब अगर मैं जाऊंगा तो आउटपुट पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली वो वैल्यू मेरी स्टेट में सेव हो चुकी होगी। ठीक है सर। तो बेसिकली ये काम हमने रिपीटेडली करना है बाकी सारे सारों के लिए। एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए ऑन चेंज। तो मैंने क्या कहा, जैसे ये हैंडल चेंज का ना, तो अब जाहिर है ये सारे हैंडल चेंज होंगे तो फिर तो रौला पड़ जाएगा एक नाम के सारे फंक्शंस। तो मैं बेहतर है कि इसके चेंज करके हैंडल चेंज के बजाय क्या करूं, हैंडल नेम। ठीक है, क्योंकि नेम के चेंज को कर रहे हैं तो ये करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ फंक्शन की कॉल भी चेंज करनी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पे मैं क्या कर दूं, आई नो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि इससे जब ये बेसिक आपको पता लग जाएगा तो इसे एडवांस तरीका भी बताऊंगा कि एक ही फंक्शन से आप ये सारे काम कैसे कर सकते हैं। आपको सारों के लिए अलग अलग फंक्शन लिखने पड़े, लेकिन जस्ट टू मेक इट अ वेरी सिंपल थिंग फॉर द बेस यूजर्स, मैं कह रहा हूँ जी कि सबके लिए अलग अलग फंक्शन लिख दो। फॉर नाउ इट्स ओके, हैंडल ईमेल। और हैंडल ईमेल पे क्या करूंगा, सेम काम करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करके सिर्फ फंक्शन का नेम चेंज कर दूंगा और बाकी सेटर, अब फंक्शन चेंज करके इसको क्या कर दूंगा, सेट ईमेल। श्योर। इसी तरह मैं यहाँ पे तीसरा करूंगा तो तीसरा ईमेल के बजाय क्या होगा, सिटी। सो लेट्स चेंज इट्स नेम फ्रॉम हैंडल ईमेल टू हैंडल सिटी। और यहाँ भी क्या करूंगा, सेट सिटी। और यहाँ आके इसको क्या करूंगा, ऑन चेंज हैंडल सिटी। सिमिलरली टेक्स्ट एरिया में आए और यहाँ भी क्या करें, ऑन चेंज हैंडल मैसेज। और यहाँ पे जाके हैंडल मैसेज और यहाँ पे जाके, अब ये आपका टास्क है कि मुझे आपने बताना कि ये फिर रेपिटेशन हो रही है। अगर यहाँ 10 फॉर्म की फील्ड होती तो 10 दफा हम 10 फंक्शन लिखते और ये सारे काम कर रहे थे, तो हम इसे कैसे स्मार्ट बना सकते हैं, जरा ये आपका इम्तिहान होगा। लेकिन अभी मैं जरा इसको बेसिक कंप्लीट कर लूँ। यहां तक क्लियर हो गया जी सबको। इसका मतलब है कि अब मेरी सारी स्टेट्स सेट हो रही हैं। मैं फुल नेम में जो कुछ लिखूंगा किस वेरिएबल में जाएगा, फुल नेम के वेरिएबल में। ईमेल में जो कुछ लिखूंगा किस वेरिएबल में जाएगा, ईमेल में। सिटी में जो कुछ लिखूंगा किस में जाएगा, सिटी में। और यहाँ पे करूंगा, लेकिन आउटपुट में कुछ भी नहीं है। आउटपुट में वही सिंथेटिक इवेंट है जो ऊपर हमने लॉक किया हुआ है, वो पुरानी चीज है, हम इसको रिमूव कर दें। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो अब आपको पता है ना कि फुल नेम में, ईमेल में, सिटी में और मैसेज में वैल्यू सेट हो रही है स्टेट में, तो आप इसको यहाँ पे लॉग नहीं कर सकते।
log, full name, email, city, message, and if I come back, if I write this, ये इतनी सारी लंबी चौड़ी डिटेल लिखने के अलावा बेहतर नहीं है कि हम ये लिख दें log डिटेल्स और आगे ऑब्जेक्ट में लिख दें। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में चीजें होती है ना, फुल नेम, ईमेल, सिटी। ऑब्जेक्ट में ऐसे ही लिखते हैं ना चीजें, पक्का? ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है ना? शुक्र है, शुक्र है, धन्यवाद ने यस सर कह दिया। ऑब्जेक्ट ऐसे ही लिखते हैं ना बेटा? ऑब्जेक्ट लिखते हैं की नेम कॉलन और वैल्यू नेम, ऐसे ही है ना? तो मैं चाह रहा हूं कि मैं की नेम भी फुल नेम ही रखूं और इसकी वैल्यू तो है ही फुल नेम, ऊपर जो स्टेट वाला वेरिएबल है वो। ठीक, इसी तरह मैं चाहता हूं कि की ईमेल ही हो और उसकी वैल्यू में वो डायनामिक ईमेल हो। मैं चाहता हूं कि सिटी ये हो और ये हो, और मैं चाहता हूं कि मैसेज ये हो और ये हो। अब तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही लिखते हैं ना, कोई एतराज है? तो यहाँ ES6 ने आके टांग अड़ाई। उसने कहा यार मैंने सिंटैक्स शॉर्टनिंग पे काम की है, तुम अभी तक वही लंबा चौड़ा काम कर रहे हो, शॉर्ट क्यों नहीं कर रहे? तो याद रखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का की नेम यानी प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू में यूज होने वाला वेरिएबल दोनों के नाम सेम हो तो आप ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब वही है, समझ आ गई बात? दिस इज अगेन अनदर ES6 सिंटैक्स कि आप किसी ऑब्जेक्ट लिटरल में, आई रिपीट, किसी ऑब्जेक्ट लिटरल में जब प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों का नाम एग्जैक्टली सेम हो तो आप सिर्फ एक लिख दें, वो खुद ही उसको समझ लेगा। तो ये अगेन क्या है? ES6 का सिंटैक्स शॉर्ट। ठीक है, तो अब मैं यहां पे दोबारा जाऊंगा और आपको प्रूफ भी कर दूंगा कि यस इट इज स्टिल बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन यू सी दिस? प्रॉपर्टी नेम क्या है? सिटी, वैल्यू ये प्रॉपर्टी नेम क्या है? तो मैंने जो प्रॉपर्टी नेम कहीं नहीं लिखा था। ठीक, तो आप लिख दें तब भी ठीक है, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली ये 6 मौजूद है जिसने कहा भाई मैं अब शॉर्ट तरीका बता रहा हूं तो आप क्यों इतने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, ये काम मेरे पे छोड़ दो। तो दिस इज ये 6 सिंटैक्स फीचर। यहां तक समझ आ गई सबको? स्टेट को फॉर्म से कलेक्ट करके सेट कैसे करना है ये भी समझ आ गई सबको? अब इस काम को करने के ना 2-3 तरीके हैं। मैं ये चाह रहा हूं यार कि ये फंक्शंस ना, ये बहुत ज्यादा रश पड़ रहा है, काम क्या हो रहा है अंदर एक ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसे इनलाइन ही कर दूं। एक ही लाइन लिखनी है ना ये वाली, समझ आ गई ये बात? तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से भी हैंडल हटाता हूं, यहां से भी हैंडल ईमेल हटाता हूं, यहां से भी हैंडल सिटी हटाता हूं, यहां से भी हैंडल मैसेज हटाता हूं। ये काम परफेक्टली वैलिड था, लेकिन मैंने कहा इश्यूज हैं, हमने चीजों को स्मार्ट करना है जितना हो सके। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं ये जो सेट नेम है ना ये एज इट इज उठाऊं और यहां लिख दूं। ठीक, अब एक रोला पड़ गया। रोला ये पड़ गया है कि ये इवेंट ऑब्जेक्ट तो अवेलेबल ही नहीं है भाई, ये इवेंट ऑब्जेक्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, कहां से लाएंगे आप? अच्छा पहले जरा इसको मैं, लेट मी फेस द एरर एंड देन आई विल टेल यू। तो ये यहां से हट जाएगा अब, फिर मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं तो हैंडल ईमेल भी हट जाएगा। क्लियर? फिर मैं इसको यहां से कट करता हूं तो ये भी हट जाएगा और इसको मैं यहां पे डायरेक्टली सिटी में लिख दूं एज इट इज आगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको भी मैं यहां से कट करता हूं और यहां से रिमूव करता हूं और यहां पे आके तुम्हारी स्पेस बच गई ना बहुत सारी, काम तो वही करेगा।
अब नहीं करेगा। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जब आप सेट फुल नेम फंक्शन को यहां डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो ये इवेंट का ऑब्जेक्ट तो इसे मिल ही नहीं रहा। पहले तो ये था ना कि नॉर्मली जब ऑन चेंज होता था, तो ऑन चेंज एक स्टैटिक इवेंट का ऑब्जेक्ट खुद फायर करता था। तो वो ऑब्जेक्ट हमें कहीं ना कहीं क्या करना होता था, रिसीव करना होता था, रिसीव करने के बाद हम यूज करते थे। अभी तो हम रिसीव कर ही नहीं रहे, डायरेक्ट उसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, दैट विल नॉट हैपन। याद रखिए, कभी भी आप इनलाइन फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। आपने देखा था इससे पहले मैंने ऑन क्लिक जब लिखा था तो ये काम किया था, इफ यू कुड सी, या ऑन चेंज इवन लिखा था तो मैंने ऑन चेंज किया था ना, तो मैंने ये किया था HANDLECHANGE, ये किया था मैंने। इसके आगे मैंने ये नहीं किया था, या उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, तो दैट वाज फाइन, वो कोई मसला क्रिएट। अब अगर जब मैंने ये कर दिया तो इसका मतलब है मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं। उस वक्त क्या कर रहा था, फंक्शन बतौर वेरिएबल यूज कर रहा था, जिसने बाद में जाके कॉल होना था। तो याद रखें कि जब आप ये डायरेक्टली ये काम कर रहे होंगे ना, तो ये अलाउ नहीं होता। इसके लिए आप इसको क्या कर दें, सिंपल एरो फंक्शन बना दें, फैट एरो फंक्शन बना दें। समझ आ गई बात? कब? जब भी आपको इनलाइन यानी ऑन चेंज ऑन सबमिट किसी भी फंक्शन में डायरेक्ट किसी फंक्शन को, जाहिर है वो डायरेक्ट फंक्शन कॉल अलाउ नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, बेसिकली फंक्शन तो, एक्चुअल फंक्शन तो ये है, ये तो उसके रिटर्न में हो रहा है, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो अब वो जो स्टैटिक इवेंट होगा वो कहां अवेलेबल होगा, इधर आ जाएगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? एक्चुअली ये वही काम किया जो यहां हो रहा था, लेकिन ये जरा शॉर्टर सिंटेक्स में किया। तो अब ये मिलेगा उसको, यही काम सारों के साथ कर लें। आप इसको उठा के कट करें और यहाँ पे एक फैट एरो फंक्शन बनाएं, और उस फैट एरो फंक्शन में ये ले लें, और ये फैट एरो फंक्शन, अगर आपको पिछला तरीका सिंपल लगता है तो डू यूज दैट, दैट्स परफेक्टली वेल। ये वही काम करने का दूसरा तरीका है, जरा ज्यादा शॉर्टर है और हमें वो इतनी लंबे चौड़े फंक्शन लिखने की जरूरत। तीसरा तरीका इससे भी शॉर्ट है, वो ये करके पूछूंगा ये ओके हजम हो गया नहीं तो वो कल कर लूंगा, और ज्यादा स्मार्ट वे। यानी ये अप्रोचेज हैं। इसके बाद आप यहाँ आए और यहाँ इसको कट कर लें, और इसको यहाँ पे जाके ये करके ये कर लें, और इसमें भी क्या रिसीव कर लें, इवेंट रिसीव कर लें, एंड नाउ इफ यू गो इट विल स्टिल डू दिस। अब हम देखते हैं जी कि क्या कह रहा है कि टू मेनी रेंडर्स रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इनफिनिट लूप। ये कोई और चीज हमारी ओके एक रह गया, सॉरी। ठीक हो गया। अब अगर मैं ये काम करूंगा, दिस विल स्टिल डू द सेम। ठीक है, तो मैंने पहला काम किया कि मैंने फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर था रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजने का, वो प्रिवेंट किया। फिर मैंने फॉर्म पर एक सबमिट इवेंट हैंडलर लगाया, उसके क्लिक, जाहिर है बटन के क्लिक पे वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, और वो फंक्शन जाके क्या करेगा, सिंपल इफ एनीथिंग, अच्छा अगर मैं कुछ भी ना करूं, बगैर कुछ एंटर किए इसे हिट कर दूं, दैट विल गिव मी द एम्प्टी वैल्यूज ऑफ ऑल द फील्ड्स, व्हिच इज नॉट डिजायरेबल। क्योंकि अगर ऐसा आप फॉर्म छोड़ दें तो कोई भी शरारती आदमी आपकी वेबसाइट पे आके एम्प्टी फॉर्म सबमिट करता जाए, करता जाए, करता जाए, करता जाए, और आपके सर्वर को क्रैश कर दे। सो वी एक्चुअली हैव टू प्रिवेंट दिस एम्प्टी फील्ड्स। खैर ये तो बाद में करेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरा काम हमने ये किया जी कि हमने हर एक इनपुट फील्ड को, उसकी चेंजेस को डिटेक्ट किया, और उसकी टारगेट के थ्रू उसकी वैल्यूज को ग्रैब करके हमने
स्टेट में सेट किया, और स्टेट्स हमने पहले से डिक्लेयर कर ली थी। और एंड में जब सारी स्टेट सेट हो जाती हैं, सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो उन सारी स्टेट्स को उठा के हमने कंसोल लॉग पे डिस्प्ले कर दिया। यहां तक कोई इश्यू है तो बता दे। कोई इश्यू किसी को नहीं है? पक्का? अब मुझे बताएं कि इसको करने का कोई स्मार्ट तरीका हो सकता है? सॉरी? बेसिकली इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं अभी सारे इश्यूज बताऊंगा तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लंबा तरीका है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग के लिहाज से, बाकी के लिहाज से परफेक्टली ओके है। अब ये सिर्फ स्मार्टनेस है कि आपने इसको यूज कैसे करना है। तो एक एक अप्रोच बता देता हूँ, बाकी अप्रोचेस चलें फिर कभी, बल्कि कल ही डिस्कस करेंगे, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ये देखें, ये सारी की सारी चीजें क्या एक ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकती? यानी अगर मैं ये काम यूं करूं, क्योंकि बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इन सारों के लिए ना, ये सारे काम अलग अलग हो रहे हैं, एक ही फंक्शन लिखो हैंडल चेंज, जो सबके लिए वो हैंडल चेंज काम करे। रीयूजेबिलिटी, स्मार्टेबिलिटी, ठीक है? तो सबके लिए वो हैंडल चेंज काम करे। तो एक तो ये कि हर एक के लिए अलग अलग तरद्दुद ना करना पड़े। दूसरा, ये एक फॉर्म है जिसमें 4 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, तो मुझे 4 अलग अलग स्टेट्स को हैंडल करना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है। तो अगर 10 फॉर्म फील्ड्स होंगी तो 10 स्टेट्स डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, 20 होंगी तो 20 करनी पड़ेंगी। आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं कह रहा हूं एक ही स्टेट को हैंडल करूं, चाहे फील्ड 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, मुझे बार बार स्टेट्स को ना डिक्लेयर करना पड़े। तो क्या ये सारी की सारी चीजें एक ही स्टेट में कैसे आ सकती हैं? कैन यू गेस? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट बना के। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूं इसके मुतबादल में? कॉन्स्ट कह सकता हूं जी, यूज स्टेट इनिशियल क्या दूं? ऑब्जेक्ट। और यहां पे क्या दूं? कॉन्टेक्ट सेट कॉन्टेक्ट। अब मुझे पता है कि इस कॉन्टेक्ट की इनिशियल, ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट क्या होगी? वही फुल नेम, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? एम्प्टी, ईमेल एम्प्टी, सिटी एम्प्टी, मैसेज एम्प्टी। फ्यूचर में जितनी भी आएंगी आपको बार बार स्टेट यूज स्टेट नहीं करना पड़ेगा, इधर ही इसकी प्रॉपर्टीज में ऐड कर दें। अब ये काम यहां से खत्म हो जाएगा, लेकिन ये काम सिर्फ इतना ही नहीं, अब यहां पे काम बढ़ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन जो एंड रिजल्ट होगा दैट विल ब्रिंग टू द स्मार्टर अप्रोच। ये काम प्रोबेबली अगर आपका दिल हुआ तो कल बताऊंगा, क्योंकि आज मैं बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लेकिन ये शर्त है कि कल आप इसकी प्रैक्टिस करके आप यूज स्टेट और फॉर्म हैंडलिंग को 100% करेंगे। फिर कल हम फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। ये वैलिडेशन का मतलब ये है कि अगर मैं ये खाली फील्ड्स है, इसमें कोई एक भी खाली फील्ड है, तो उससे पहले एरर दे, इसको रेड कर दे, जो भी एरर, कि भाईजान यू आर नॉट अलाउड टू सबमिट द इंफॉर्मेशन अनलेस यू एक्चुअली फुलफिल ऑल द रिक्वायर्ड रूल्स दैट हैव बीन डिफाइंड। ठीक हो गया जी? तो ये था स्टेट, जो हमने पहले पढ़ी थी ना, उसी की थोड़ी सी एनहांसमेंट। कोई नई चीज, कोई नया टॉपिक कुछ भी नहीं है, बट ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म्स का आपको पता है कितना बड़ा रोल है वेबसाइट्स में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम कोई ऐसी स्टेट्स के साथ कोई ऐसा केस सिनेरियो और भी बनाएंगे जिससे हम यूआई में कोई स्टेट का, नॉर्मल यूआई में अदर देन फॉर्म भी उसका कोई सिनेरियो देख सकें इन प्रैक्टिकल। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ अलर्ट है बूटस्ट्रैप में, आपके ख्याल में कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, आप चुप होकर ऐसे बैठ गए हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। ये क्या है? इस पूरे अलर्ट की डिफॉल्ट एक स्टेट है, इज विजिबल ट्रू। यानी अगर आप खुद बनाना चाहें, विजुअलाइज करें रिएक्ट में,
तो रिएक्ट में चेंज ही को स्टेट बोलते हैं ना भाई। पहले उसकी स्टेट कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है। ये इसकी स्टेट क्या है, विजिबल। अब उसकी स्टेट क्या हो गई है, हिडन। तो आप क्या कर सकते हैं, एक यूज स्टेट का वेरिएबल लें, बाय डिफॉल्ट उसको क्या करें, इज विजिबल ट्रू, और क्लिक पे उसको क्या कर दें, इज विजिबल। भाई क्यों नहीं समझ आ रही है आपको? अभी तक आप स्टेट को डाटा के साथ ही एसोसिएट कर रहे हैं ना, इसके पीछे भी जो डाटा इन्वॉल्व है ना। प्लेन वनीला जेएस क्या कर रहा है, उसको ट्रू फॉल्स ही कर रहा है बिहाइंड द सीन, आपको पता नहीं लग रहा। अच्छा अब जरा आगे देखें। वो ड्रॉप डाउन बटन इसी में आते हैं? नहीं इसमें नहीं आते, बट ग्रुप में आते होंगे शायद। अच्छा अगर आपको ये करना हो तो क्या करेंगे आप? पीछे क्या होगी, एक स्टेट इज सेलेक्टेड, ट्रू या फॉल्स। एक यूज स्टेट का वेरिएबल डिक्लेयर करें, बाय डिफॉल्ट से क्या कर लें, बाय डिफॉल्ट किसी एक को इस स्टेट क्या कर लें, ट्रू कर लें, और फिर क्लिक पे उसकी स्टेट चेंज करके दूसरे की ट्रू कर दें, उसकी फॉल्स कर दें। अच्छा सॉरी, नहीं एक ही स्टेट होगी ना, तीन डिफरेंट तो नहीं है। यानी एक ही स्टेट एक वक्त में एक के पास होगी। यानी इज सेलेक्टेड, ये ट्रू होगी, ये दोनों क्या होंगी, फॉल्स होंगी। जब इस पे क्लिक होगा तो बिहाइंड द सीन कंडीशंस लगाएंगे और चेक करेंगे कि जिस पे क्लिक हुआ है उसकी स्टेट को ट्रू कर दो, बाकी दोनों की, बाकी सारों की फॉल्स कर दो, जितने भी हैं। ये 6 भी हो सकते हैं ना, ये 12 भी हो सकते हैं, ये 15 भी हो सकते हैं। तो ढूंढो, जिस पे क्लिक हुआ है उसकी स्टेट को क्या कर दो, ट्रू कर दो, बाकी सारों को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूं यूज स्टेट की यूजिबिलिटी। अभी तक आप सिर्फ ये ना समझे कि बस हाँ जी ये वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू नेम यासिर था तो हमने क्लिक कर दिया तो अली हो गया, बस दैट्स इट, रॉकेट साइंस होगी। नो दैट्स नॉट द केस। पूरी की पूरी फ्रंट एंड यूआई जो है वो रिएक्ट में बनती है और आपको बनानी आनी चाहिए। अच्छा फिर ये देखें, आपको पता है कि कैरोसेल में जो करंट आइटम होता है उस पर कौन सी क्लास लगी होती है, एक्टिव की। ਤੁਸੀਂ सारे बूटस्ट्रैप पढ़ के बैठे हो बस। तो आपने इस बटन के क्लिक पे क्या करना होता है, एक्टिव की क्लास उससे हटा के अगले पे शिफ्ट करनी होती है, तो स्टेट चेंज नहीं हो रही। यानी एक यूआई आपके सामने, कैरोसेल आइटम बोलते हैं ना इसको, एक को, कैरोसेल आइटम की एग्जिस्टिंग स्टेट क्या थी, नॉन एक्टिव थी। आपने नॉन एक्टिव से उसकी स्टेट क्या बना दी, एक्टिव बना दी। ध्यान नहीं देना बस कहीं पे भी आपने। ले, बेहतरीन एग्जांपल, ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट हिडन था ना, तो उसकी स्टेट फॉल्स, क्लिक पे उसकी स्टेट। तो मैं सिर्फ क्या समझाना चाह रहा हूं, भाई स्टेट किधर किधर घुसी हुई है। फ्रंट एंड तो पूरा रिएक्ट से ही भरा पड़ा है, और रिएक्ट इसलिए ज्यादा यूज होती है कि पूरे के पूरे फ्रंट एंड में जो चाहे आप कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि स्टेट इज ओनली सपोज टू वर्क और टू डील विद द डेटा दैट वी आर डीलिंग विद। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। कल हम एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे इसी तरह की, तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि यार कैसे क्लासेस को टॉगल करते हैं बेस्ड ऑन पर्टिकुलर स्टेट वैल्यू। यहाँ एक और होता है ये मॉडल। अब ये क्या है, बेसिकली पॉपअप तो है ही है ना, वो सारों को दिख रहा है। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, स्टेट ही चल रही है। बाय डिफॉल्ट ये स्टेट क्या है, फॉल्स है। क्लिक कर दें तो क्या करें, ट्रू। यहाँ पे क्लिक कर दें तो फिर उसी स्टेट को क्या कर दें, दोबारा फॉल्स कर दें। तो कल का लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम वो फॉर्म वैलिडेशन से फ्री हो गए तो फिर हम इस तरफ आएंगे, अदरवाइज फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास तक डिले कर देंगे, जो मेरा तक परसों तक शायद ठीक होगी। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी अगर आपको बेसिक सारी क्लियर हो गई है ना, तो रिएक्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। और अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं हुई तो फिर आपका अपना